तो यार देखो इसमें बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स ही देख लेते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है। क्या होती है बेटा, सेल बॉडी होती है। ठीक है, इस सेल बॉडी से बहुत सारे क्या निकल रहे होते हैं, डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। क्या निकल रहे होते हैं बेटा, डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये निकल रहे हैं तुम्हारे डेंड्राइट्स। अब बेटा एक भी बच्चा छुट्टी मत करना यार किसी भी दिन की। ये क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, अब डेंड्राइट से ये जो तुम्हारा सेल बॉडी है इससे दो अपेंडेजेस निकलते हैं। तो डेंड्राइट्स निकलते हैं और दूसरा क्या है तुम्हारा, एक्सोन। क्या निकलता है, एक्सोन। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, एक्सोन है। ठीक है जी, मतलब पूरा का पूरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ये क्या है तुम्हारे, डेंड्राइट्स। क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है तुम्हारी सेल बॉडी। क्या है, सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा एक्सोन। क्या है, एक्सोन। और ये क्या है तुम्हारा एक्सोन हिलॉक। क्या कहते हैं, एक्सोन हिलॉक। द जंक्शन बिटवीन सेल बॉडी एंड दी एक्सोन इज नोन एज एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एक्सोन हिलॉक। ठीक है, एक्सोन हिलॉक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, यहाँ से सिग्नल्स को कलेक्ट करा जाता है। ये जो ये वाला पॉइंट होता है ना, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सिग्नल कलेक्ट होते हैं। ठीक है, वो सिग्नल आते हैं किसके पास, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से वो सिग्नल जाते हैं किसके पास, एक्सोन के पास। एक्सोन से वो सिग्नल किसके पास आते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स के पास। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल से सारे के सारे सिग्नल्स कहाँ पर चले जाते हैं, बोलो, नेक्स्ट न्यूरॉन पे चले जाते हैं। किस पे चले जाते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स कैसे पास ऑन होते हैं, डेंड्राइट, डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू एक्सोन टर्मिनल। इस तरीके से सिग्नल क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, पंखा चला नहीं तुमसे सर? किसने, मानवी ने? ठंड लग रही है मानवी, कर दूं बंद फिर? बंद हो गया, रेगुलेटर खराब है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सोन। ये क्या होता है, एक्सोन। ठीक है, मतलब न्यूरॉन तुम्हारा। अब देखो क्या होता है, ये न्यूरॉन्स आपस में कलेक्ट होकर पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, अब देखो क्या होता है, इस नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। ये जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, चेन बना लेंगे, न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन। और ये सारे इतने सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हो जाएंगे कि आपस में मिलकर पूरा का पूरा क्या बना लेंगे, नर्वस सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक को हम बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है तुम्हारा, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, तो देखो क्या है, ये तुम्हारी बॉडी है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, पूरी की पूरी बॉडी है। इस बॉडी की सेंट्रल लाइन से जो नर्वस सिस्टम पास करता है उसे हम कहते हैं सीएनएस। इस बॉडी की सेंट्रल लाइन से जो नर्वस सिस्टम पास करता है उसे हम बोलते हैं सीएनएस। क्या बोलते हैं, सीएनएस। और जो पेरिफेरी में होता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो साइड्स में होता है। ठीक है, जो मेरी बॉडी की सेंट्रल लाइन से जा रहा है, दिस इज योर सीएनएस। ठीक है, ब्रेन हो गया तुम्हारा, और ये मिड वाला जितना भी हो गया, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ये सब क्या हो गया, बोलो, सीएनएस। अब इस सीएनएस से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं साइड में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नर्व्स। क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये नर्व किसका पार्ट होती हैं, पीएनएस का पार्ट होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। ठीक है, दुनिया में दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स और एक को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व दिमाग से निकलती हैं, क्रेनियम से निकलती हैं।
स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रेन है सर। मेन नर्व स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच होते हैं। सुन लो, ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन से नीचे क्या आता है? ब्रेन स्टेम और देन स्पाइनल कॉर्ड। ये तुम्हारी पूरी की पूरी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब कुछ नर्व्स होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं बेटा? ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। 12 पेयर ऑफ नर्व ब्रेन से निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और बाकी की 31 पेयर ऑफ नर्व कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स दूर दूर तक, क्रेनियल 12, स्पाइनल 31, पेयर्ड। दोनों की दोनों क्या होती है? पेयर्ड। एक इस साइड से निकलेगी तो एक इस साइड से निकलेगी, यानी एक लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी और एक राइट साइड को सप्लाई करेगी। दोनों ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे ही होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? बोलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल जो सेंट्रल लाइन से जाए, पेरिफेरल जो पेरीफेरी में हो, यानी बॉडी के कोने कोने में हो, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? बोलो, नर्व। कौन बना रहा है? नर्व। ठीक है, कौन कौन सी नर्व है हमारे पास? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है उन्हें हम बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स कहां से निकल रही है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल नर्व्स। ये समझ में आया नहीं आया? बोलो यार, पक्का आ गया? ठीक है सर। 12 क्रेनियल और 31 स्पाइनल। ठीक है, 12 क्रेनियल और 31 स्पाइनल। यहाँ तक समझ में आया? बोलो यस और नो? पक्का? चलिए आगे। अब सीएनएस में क्या क्या है तुम्हारा? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो हम यही पढ़ेंगे, सबसे पहले ब्रेन पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पीएनएस, पीएनएस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तुम्हें पता है यार हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स हैं। हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। देखो प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल कौन है? जो हेडमास्टर है, जो पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा है। वो अपने जो रूल्स होते हैं वो किनको देता है? एचओडी को। एचओडीज क्या करते हैं? उनके अंडर जितने भी टीचर्स होते हैं उनको अपने क्या करते हैं? मतलब कमांड करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कमांड करेगा किसको? एचओडी को। एचओडी कमांड करेगा किसको? टीचर्स को। होगा ऐसे ही होगा, इसी तरीके से सिस्टम चलता है। वैसे ही हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये प्रिंसिपल है। क्या है ये? प्रिंसिपल है। ये कमांड करते हैं किसको? एचओडीज को। एचओडीज क्या है? पीएनएस। एचओडीज क्या है? पीएनएस। ठीक है, अब उसके बाद हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, वो क्या है? हमारे बोलो टीचर्स हैं। क्या है? टीचर्स हैं। तो ये जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये अपने सिग्नल कहां तक लेके जाता है? टीचर्स तक। ठीक है, यानी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक। अब हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स हैं, सोमैटिक ऑर्गन्स हैं और ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स हैं। बेटा इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऑर्गन्स जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। दीक्षा पलक झपका, जल्दी झपका। झपका ली इसने, हाथ उठा लिया। वो वाला हाथ उठा लिया। थप्पड़ मार मानवी को, ठीक है। तो ये चीजें हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं सोमैटिक ऑर्गन्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी विल से कंट्रोल हो, हम खुद से उन्हें कंट्रोल कर सकें। कुछ होते हैं ऑटोनॉमिक, ठीक है, जो हमारे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, मैं दीक्षा से बोलूं दीक्षा अपने दिल को धड़कना बंद करवा दे थोड़ी देर के लिए, करवा सकती है? यार तेरा टीचर हूं मैं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? कर दे प्लीज। नहीं कर सकती चाह के भी। अगर चाहना मतलब करना भी चाहे, गोविंद करना चाहता तो ऐसा मेरे लिए, करना भी नहीं चाहता, विलिंग ही नहीं करता करने की। ठीक है, तो अगर करना भी चाहो तो नहीं कर सकते यार तुम। अगर करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारी बॉडी में जो ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी सिक्रीशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं चाहूं कि इस वक्त मेरी गैस्ट्रिक सिक्रीशन रुक जाए, मेरे पेट से HCl ना निकले। दीक्षा ने मुझसे कहा सर बहुत HCl सिक्रीट कर रहे हो, मत करो। ठीक है, मैंने कहा यार मेरी स्टूडेंट है, बोल रही हो मुझे, नहीं करता मैं।
ठीक है, लेकिन मैं इस पे कंट्रोल नहीं है मेरा, ठीक है, मैं नहीं रोक सकता HCl सिक्रीशन, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं। जो डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन, सोमैटिक नर्व मतलब जो ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाते हैं किसके पास? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास, और उसके हिसाब से हमारी बॉडी पूरी की पूरी क्या होती है? कंट्रोल होती है, ठीक है। इसे हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। वो इंटरनल ऑर्गन्स हमारी डायरेक्टली विल में नहीं होते, उनकी सिक्रीशंस, ठीक है, उन्हें कब वर्क करना है, कब वर्क नहीं करना, उन्हें कब सिक्रीट करना है, कब सिक्रीट नहीं करना, उन्हें कब डायलेट करना है, कब रिलैक्स करना है, ठीक है। जो तुम्हारा ब्लैडर है वो कब डायलेट होगा, कब रिलैक्स होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तुम्हारी प्यूपिल कब कॉन्ट्रैक्ट होगी, कब रिलैक्स होगी, आइरिस मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कब रिलैक्स होंगे, ये सारी चीजें जितनी भी बोली मैंने, ठीक है, ये सारा किसके कंट्रोल में है? ANS के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। SNS के कंट्रोल में क्या है? हाथ उठाना, हाथ नीचे करना, पैर उठाना, पैर नीचे करना, पलके झपकाना, गर्दन मोड़ना, चलना, उठना, बैठना, बातें करना, ये सारा किसके कंट्रोल में है? SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। सांस लेना इज अ ANS सिस्टम, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है जी। सांस को हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन विलिंगली कभी सांस नहीं ले सकते। मतलब तुम चाहो, देखो तुम रात में सोते हो, सोते हुए भी सांस लेते हो, उस वक्त तुम्हें होश नहीं होता, लेकिन तब भी सांस ले रहे हो। तो ये किसका फंक्शन है? मेड्यूला ऑब्लागेंडा का। किसका? मेड्यूला एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, बताया था मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन बताते वक्त कि हमारी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है। अगर कोई मेड्यूला को निकाल दे बॉडी से तो जो नेचुरल रेस्पिरेटरी रिदम है वो खत्म हो जाएगी, जो अपने आप हो रही थी। तुम कभी सोच के सांस नहीं लेते ना, अभी तुम सोच रहे हो कि मुझे इन ब्रीथ लेना है या फिर आउट ब्रीथ लेना है, ऐसा नहीं सोच रहे ना, तुम्हें एक्सेल करना है, इनहेल करना है, ये तुम नहीं सोच रहे, लेकिन स्टिल हो रही है अपने आप। एक पैसिव प्रोसेस है जो हो ही जा रही है विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लागेंडा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में अगर हम, मतलब ऐसा होता नहीं है, ऐसे ही मतलब बताते हैं कि अगर हम किसको रिमूव कर दें, मेडुला ऑब्लागेंडा को रिमूव कर दें, तो पेशेंट को कैसे सांस लेनी पड़ेगी? बोलो, विलिंगली सांस लेनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से। उसे सोच के सांस लेनी पड़ेगी कि अब मुझे इन लेना है और अब मुझे आउट करना है, इन आउट, उसे सोचना पड़ेगा हर एक सेकंड कि अब मुझे सांस लेना है, ठीक है, तो सांस लेगा, और फिर अब उसे सांस छोड़नी है तो सांस छोड़ेगा, मतलब अपनी मर्जी से। जैसे ये हाथ है, मैं अपनी मर्जी से उठा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, वैसे उसे सांस भी लेनी पड़ेगी। और गलती से वो सांस लेना भूल गया तो खत्म, सांस लेना भूला तो खत्म मामला, मर जाएगा वो, सोते ही खत्म, ठीक है, सोते ही खत्म, ठीक है जी। तो इस तरीके से उतारो इसे, फटाफट उतारो, एक रफ में उतारते जाओ, है ना। मेन चैप्टर करवाऊंगा। देखो, पेपर खत्म होने के बाद यार तुम लोग क्लास लेना मत छोड़ना, ठीक है, कहीं क्लास ही लेना। हमारे पे 12 शुरू हो जाएगी। कब से शुरू हो जाएगी 12? 21 से, तो 12 शुरू कर देना, मेरे पास 12 शुरू कर देना, लेकिन करके फिर बाद में 11 कर, हाँ, फिर बाद में 11th कर लेना, तो नीट के लिए ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे करो, इसे करो, फटाफट उतारो। उतार लिया सर, उतार लिया सर, ये वीडियो भी आई है ऊपर वाले। चलिए, सर आप माइक लगा के पढ़ाएगा तो फिर आपकी ना जो आवाज है ना, बैकग्राउंड जो आ रही है वो कट जाएगी, फिर आपकी आवाज फिर आप YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हो। ओके, करूँगा इससे, ठीक है। चलिए बेटा, आ जाओ वापस। तो इतना समझ में आ गया सबको। अब बेटा पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे, फिर एसएनएस पढ़ेंगे, फिर एएनएस पढ़ेंगे। एएनएस को हमने फर्दर डिवाइडेड कर रखा है किसमें? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तुम्हें याद आएगा जब तुम सर्कुलेटरी सिस्टम को याद करोगे तो तुम्हें याद आएगा, मैंने तुम्हें बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट बीट व्हाइल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट बीट। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, तभी रेगुलेट, ठीक है। हाँ,
ये हार्ट बीट को कम करता है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। कई सिचुएशन में देखा होगा तुमने, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तुम रनिंग कर रहे हो, उस वक्त तुम्हारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा सर्कुलेशन की जरूरत है, उस वक्त एकदम से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 3 बार ऊपर नीचे करो। दीक्षा अभी नीचे जा, फिर ऊपर आ, फिर नीचे जा, फिर ऊपर आ, जल्दी जा। ठीक है, अगर ये करेगी ऐसा तो क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगी या नहीं होगी? मोहित जल्दी जा, करके दिखाओ मुझे। अरे भाई बस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और मान लो कोई बंदा सो रहा है, रेस्ट पोजीशन पे है, कोई काम नहीं कर रहा है, एसी चल रहा है, आराम से पंखा चल रहा है, रेस्ट मोड पे है, तो उसकी जो हार्ट बीट होगी वो नॉर्मल से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, एकदम से आओ भागते हुए और बीपी चेक करवा लो। ठीक है, 125, 140, 150 पहुंचा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी चल के आए हो, हार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है, तो बीपी क्या होता है उस वक्त, ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर। इसीलिए कहते हैं बीपी जब मेजर करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, रेस्ट पोजीशन पे। पहले 5-10 मिनट रेस्ट करवा के फिर बीपी चेक करते हैं, अदरवाइज फॉल्स रेटिंग आती है। क्या आती है? फॉल्स रेटिंग आती है। ठीक है जी। सर जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जिनको मतलब हार्ट बीट जल्दी बढ़ जाती है, तो उनको तो फिर इनको कैसे चेक करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, इट इज टोटली एंटायरली डिफरेंट थिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को एस्थेमिक है तो वो बीपी की भी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है उसमें तो फिर वो मेजर, जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो से एस्थेमिक हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं है अभी, अभी यहीं पर आ जाओ तुम, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे अभी आगे जाके, बहुत सारी चीजें। तो ब्रेन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ब्रेन। तो बेटा अगर मैं ब्रेन देखूं, ये वाला ब्रेन, तो इस ब्रेन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा। ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन सा? सबसे आगे वाला फोर ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है तुम्हारा, जो ऊपर वाला है, इसे कहते हैं पैराइटल रीजन। क्या कहते हैं? पैराइटल रीजन। ठीक है, तो ये पैराइटल रीजन है तुम्हारा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, नॉर्मली अगर मैं फोर ब्रेन को बताऊं, मतलब तुम्हारे ब्रेन को बताऊं, तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फोर ब्रेन, यहाँ पे कहीं मिड ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या है, हिंड ब्रेन। क्या है तुम्हारा? हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है उसे हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। फोर ब्रेन को क्या कर रखा है? फर्दर डिवाइड कर रखा है। किस किस में बोलो? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा होता है क्या? मिड ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? मिड ब्रेन। ठीक है, और यहीं पर तुम्हारे ब्रेन के कुछ डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रेन के क्या होते हैं? डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डीप स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बोलो? क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। इनमें से जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो तुम्हें जैसी ब्रेन को कट करोगे तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस तुम्हें सामने से दिख जाएगा। लेकिन 2 स्ट्रक्चर होंगे जो तुम्हें सामने से बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो ब्रेन के अंदर होते हैं। कौन से बोलो? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये क्या है? डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन। क्या है? डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द व्हाट? फोर ब्रेन। तो फिर से रिपीट करता हूं, देखो क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा ब्रेन है। इस ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में हमने फर्दर डिवीजन कर रखी है। सबसे पहला सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या है हमारा? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, क्या क्या है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। उसके बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और तीसरा पार्ट है डीप स्ट्रक्चर्स। डीप स्ट्रक्चर्स में क्या है? अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फोर ब्रेन। क्या लिख लेते हैं? फोर ब्रेन। बेटा अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और क्या बोलो यार? सेरिब्रल कॉर्टेक्स अभी बताया था। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस। और उसके बाद डीप स्ट्रक्चर्स। क्या है? डीप स्ट्रक्चर्स। डीप स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाते हैं तुम्हारे? अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। बोलो यार, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो प्लीज प्रिपेयर करके आना।
15 मिनट टेस्ट होगा, उसके बाद बाकी की क्लास होगी। ठीक है जी। सर आप उस दिन जो आपने टेम्पलेट बताया ये अब ये अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसके फर्दर क्या क्या पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, बोलो। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। जो ब्रेन से, जो तुम्हारी बोन है ना ऊपर स्कल की, उससे जो ब्रेन का पार्ट टच होता है उसी के बेसिस पे हमने ब्रेन के पार्ट का नाम रख रखा है। ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किससे टच होता है, हमारा पूरा स्कल से टच होता है। ये पैराइटल बोन, तो इसके नीचे वाला ब्रेन का पार्ट पैराइटल लोब। ठीक है। ये टेम्पोरल पार्ट, तो इसके नीचे वाला ब्रेन का लोब क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब। ये फ्रंटल पार्ट, तो इसके नीचे वाला जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रंटल लोब। और ये क्या है, ऑसिपिटल पार्ट, इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा बोलो वो ऑसिपिटल लोब होगा। समझ में आ गया। तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड डीप स्ट्रक्चर्स। डीप स्ट्रक्चर्स आर अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। समझ में आया नहीं आया, बोलो यार। पक्का आ गया। ठीक है, चलिए। सर हमारे अमाइगडाला सर परसों सर वो चारों बोन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आते हैं। क्या, वो चारों बोन बोन्स नहीं, ब्रेन के पार्ट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फर्दर 4 पार्ट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है क्या यार, जो तुम्हें बाहर से पूरा ब्रेन दिखता है ना ब्राउन ब्राउन कलर का, उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट जिस बोन से टच करता है उसी के बेसिस पे हमने नाम दे दिया। जैसे ब्रेन का ये वाला पार्ट फ्रंटल बोन से टच होता है तो फ्रंटल लोब दे दिया। लोब यानी एक एरिया, लोब। ठीक है। जो ऑसिपिटल पार्ट से टच हो रहा है ऑसिपिटल बोन से, उसे ऑसिपिटल लोब नाम दे दिया। जो टेम्पोरल लोब से टच हो रहा है उसे टेम्पोरल लोब नाम दे दिया। जो पैराइटल लोब से टच हो रहा है उसे पैराइटल नाम दे दिया। नहीं आया समझ में अभी भी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 ब्रेन के 3 पार्ट हैं। क्या क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड डीप स्ट्रक्चर्स। डीप स्ट्रक्चर सामने से नहीं दिखते, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। क्लियर है यहाँ तक? यस पक्का। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फर्दर पार्ट है। क्या क्या, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। समझ में आ गया? फ्रंटल, चीविंग और पैराइटल, और उसके लिए हाँ, अभी वो बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, अब yes. मिड ब्रेन का ज्यादा कोई काम नहीं है यार। मिड ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ से एक डक्ट पास करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। देखो जैसे तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट में फ्लूइड सर्कुलेट होती हैं, वैसे ब्रेन के पास अपनी, ब्रेन भी तो स्पेशल है ना, तो अपनी स्पेशल फ्लूइड रखेगा। ब्रेन के अंदर जो स्पेशल फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। क्या बोलते हैं, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल यानी ब्रेन के अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल यानी ऐसी फ्लूइड जो किसमें रहती है, सेरिब्रम यानी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो फ्लूइड है ये तुम्हें बॉडी के किसी पार्ट में नहीं मिलेगी, ये कहां पर मिलेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही देखने को मिलेगी। और ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उससे एर्गास्टिक सब्सटेंस को रिमूव करती है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कंप्रेशन को रोकती है, ब्रेन का वेट लाइट करती है, ब्रेन को एक तरीके से बायोन्सी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के। देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, सर्कुलेशन करवाना, फेगोसाइटोसिस करवाना, किसी भी चीज, कोई भी गंदी चीज आ गई तो उसका फेगोसाइटोसिस करवाना, ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब करना, यानी कोई चोट लगी है एकदम से तो ब्रेन तक उस शॉक को ना पहुंचने देना। ठीक है, ये सारा काम होता है किसका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पेशल टाइप की डक्ट से पास करती हैं। इन डक्ट्स को हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। इसे डक्ट ऑफ ईटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ ईटर, ITER, डक्ट ऑफ ईटर, डक्ट ऑफ ईटर। सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोल लो या फिर डक्ट ऑफ ईटर बोल लो, बात एक ही है। कहां से पास करती है, मिड ब्रेन से पास करती है। और फिर बेटा मिड ब्रेन को मैं और डिटेल में अगर पढ़ूं, हल्का से डिटेल में और जाऊं मिड ब्रेन के लिए, तो मिड ब्रेन को मैंने 4 लोब में बांट रखा है। कितनी लोब में, 4 लोब में। 2 ऊपर वाली आ गई सुपीरियर कैलिक्युलाई। क्या है, सुपीरियर कैलिक्युलाई। 2 नीचे वाली आ गई इंफीरियर कैलिक्युलाई। क्या है, इंफीरियर कैलिक्युलाई। ऊपर वाली इज सुपीरियर कैलिक्युलाई, नीचे वाली इज इंफीरियर कैलिक्युलाई। नहीं है समझ में?
ऊपर वाली दोनों लोग क्या है, सुपीरियर कैलिकुलाई, नीचे वाली दोनों लोग क्या है, इंफीरियर कैलिकुलाई। नहीं आया अभी भी समझ में? पक्का आ गया। तो ऊपर वाली दोनों सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर। अब इनका काम क्या होता है देखो, एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। सुपीरियर कैलिकुलाई, नोडिंग ऑफ हेड, नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द विजुअल रिफ्लेक्स, ड्यूरिंग द विजुअल रिफ्लेक्स। किसी ने मुझे बोला जोयब, मैंने पीछे मुड़ के देखा। इसने मुझे बोला जोयब, मैंने इसे देखा। इसने मुझे आवाज लगाई, मैंने इसे देखा। तो नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द विजुअल रिफ्लेक्स, कोई तुम्हें पुकार रहा है, ठीक है, अरे यार विजुअल रिफ्लेक्स, नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, कोई तुम्हें लाइट मार रहा है, कोई तुम्हें लाइट से इंडिकेशन देख के बुलाने को बोल रहा है, ठीक है। पीछे से तुम्हें लाइट आई और एकदम से तुमने पीछे देखा, आगे से तुम्हें लाइट आते हुए देखी और तुमने आगे उस तरफ देखा लाइट की तरफ। तो लाइट्स मतलब नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स से हेड को रिमूव मतलब मूव करना इज, बोलो, नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द विजुअल रिफ्लेक्स। दूसरा होता है नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है, पीछे से मुझे किसी ने आवाज मारी, मैंने पीछे मुड़ के देखा, आगे से किसी ने आवाज मारी, मैंने आगे देखा, कोई साइड से आवाज मारा है, मैंने साइड में देखा। तो नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द ऑडिबल रिफ्लेक्स, जो तुम सुन रहे हो उसको सुनने के बाद फिर रिफ्लेक्स दो, तो क्या है, नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द ऑडिबल रिफ्लेक्स, ठीक है। और कोई तुम्हें लाइट मार रहा है, कहीं से लाइट आ रही है, उसकी तरफ तुम देख रहे हो, तो वो क्या है, नोडिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग दी विजुअल रिफ्लेक्स। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा मिड ब्रेन का थोड़ा सा काम होता है, और एज सच इस मिड ब्रेन का कोई काम नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं बेटा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन चीज, अभी मेरी बात सुन ले बस। हिंड ब्रेन में तीन चीज आ जाती है, पॉन्स, मेड्यूला और क्या है, सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम, जिसे तुम क्या बोलते हो, छोटा ब्रेन। क्या बोलते हो, छोटा ब्रेन। तो दिस इज योर सेरिबेलम, दिस इज योर पॉन्स, ये वाला तुम्हारा क्या है, पॉन्स, और ये वाला एरिया क्या है तुम्हारा, मेड्यूला। तो पॉन्स, मेड्यूला एंड देन बोलो सेरिबेलम, ये तीनों पार्ट होते हैं किसके, अरे बोलो यार किसके पार्ट है तीनों के, ब्रेन के। बिल्कुल कर लो यार कैलकुलेट, जल्दी जल्दी करो, मुझे पढ़ना, मुझे तुम्हें बहुत सारा पढ़ाना है आज की क्लास में, ये चैप्टर खत्म करवाना है मुझे। कैलिकुलाई, CALICULI। सर आपको कल का मतलब ये था ना कि परसों वाला दिखाना। क्या सर? तुम लोग मेरे पे कल भी आओगे ऑफलाइन, अजय ठीक है, आ जाऊंगा सर। आना है, आजा, ठीक है। 8 बजे के बाद ही पढ़ाऊंगा, मतलब मैं 8 बजे, ठीक है। यहाँ पे क्लास जो खत्म होगी उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 9 से 10, क्या बेटा, 9 से 10 या 9 से, हाँ 9 से 10 ही टाइम बचेगा ना, नहीं 8 से 10, ठीक है जी। तो कल तुम लोग 1, 2 और 3, तुम 8 से 10 आओगे और तुम रेगुलरली MWF में आते रहो। बाकी के जितने बच्चे हैं यू हैव टू कम ऑन MWF, ठीक है, फॉर द रिवीजन क्लासेस। बट यू 3 गाइस जिनके एग्जाम पहले हैं, तुम्हें थोड़ा सा पहले आना है, ठीक है जी। तो ये सारा समझ में आया नहीं आया, बोलो यार, यस सर। पक्का आ गया? आगे बढ़ते हैं, सही से जल्दी करो, इसमें ना बहुत सारी चीजें अभी और बतानी है, फिर उसके बाद मुझे तुम्हें मेन की तरफ लेके चलना सर ये है। वीडियो में है, जब देख लेंगे, वीडियो है तो देख लेंगे उसमें से ही। हाँ चलो ऐसा कर लेना, देख लेना जो भी करना है। नोट्स ठीक है वगैरह जी। उसमें से देख लेंगे। सेरेब्रल एक्वाडक्ट मिड ब्रेन से पास करती है, और कोई काम नहीं मिड ब्रेन का। सेरेब्रल एक्वाडक्ट क्या करती है, जितना भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसे ऊपर से खींचकर नीचे ले जाती है, हो गया सर। ठीक है। ऊपर फॉर्मेशन होता है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन का सीन नहीं है। देख ऊपर क्या होता है, ब्रेन ना, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ये जो तुम्हारा ब्रेन है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द 3 लेयर्स। कितनी लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं DAP। क्या कहते हैं, DAP, ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड और पायामेटर, ठीक है। 3 लेयर होती हैं, इसे हम बोलते हैं डैप। क्या बोलते हैं, डैप, DAP। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है पायामेटर होता है, उसके बाद क्या होता है अरेकेनॉइड, और उसके बाद क्या होता है ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन अरेकेनॉइड और पायामेटर तुमने नहीं देख पाते क्योंकि इट इज एंटेंगल्ड विद, बिल्कुल चिपका रहता है किसके साथ, ड्यूरामेटर के साथ। तो जब तुम ब्रेन को निकालते हो तो तुम्हें ऊपर से एक थिक सी लेयर निकलती है ब्रेन के ऊपर, वो उसका क्या होता है, ड्यूरा होता है। क्या होता है, ड्यूरा होता है। यानी स्कल जैसे रिमूव करोगे, जैसे अखरोट को छीलते हो, सेम अखरोट को छीलोगे तो नीचे तुम्हें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ब्रेन मिलेगा, ठीक है।
तो ब्रेन के ऊपर एक पतली सी, जैसे अखरोट को छीलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, उसका गूदा मिलेगा ना, उस गूदे के ऊपर क्या होता है, एक पतली सी कवरिंग होती है ना, छिलके जैसी कवरिंग होती है। खाया कभी अखरोट? ठीक है, उसके ऊपर तोड़ना तो एक छिलके जैसी कवरिंग होती है। नहीं, मैं तुम्हें नॉर्मल बता रहा हूँ कि जैसे जो अखरोट है, अखरोट के ऊपर एक पतली सी छिलके जैसी कवरिंग होती है ना। ऐसे ही जब तुम ब्रेन को, स्कल को खोलते हो ना, स्कल को खोलने के बाद एक पतली सी कवरिंग मिलती है जो पूरे ब्रेन को रैप करके रखती है। पूरा ब्रेन इससे रैप्ड होता है, अंदर से लेकर बाहर तक रैप्ड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बोलो? ड्यूरा। क्या बोलते हैं? ड्यूरा। ठीक है, इसके अंदर ड्यूरामीटर, अरेकेनॉइड और पायोमीटर तीनों होते हैं। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो किसमें मूव करती है? सब अरेकेनॉइड स्पेस। कौन सा? सब अरेकेनॉइड स्पेस। ये जो स्पेस है पायोमीटर और अरेकेनॉइड के बीच में, इसे हम बोलते हैं सब अरेकेनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? सब अरेकेनॉइड स्पेस। नहीं आया समझ में? तो जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज नोन एज सब अरेकेनॉइड स्पेस। इसके अंदर सीएसएफ क्या करती है? सर्कुलेट करती है। अब यहाँ से सीएसएफ को नीचे तक ले जाना किसका काम होता है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट का। वो कहाँ से पास करती है? मिड ब्रेन से, और फिर नीचे चली जाती है। देखो तुम्हारे पेपर में आना नहीं, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, मैंने बस तुम्हें इतना याद कर लो, मिड ब्रेन से क्या पास करती है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट पास करती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन? बोलो? रिफ्लेक्स ऑफ हेड, मतलब हेड की नोडिंग करना ड्यूरिंग द विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। बस इतना लिख दोगे मिड ब्रेन में, काफी है। मिड ब्रेन आएगा ही नहीं पहली बात पेपर में। लेयर्स तो आ रहे हैं ना। हाँ, लेयर्स आ सकती हैं, ये ड्यूरामीटर, पायोमीटर और अरेकेनॉइड। ठीक है, अब देखो यार कहां तक पहुंचे हम, बोलो? कहां तक पहुंचे? लेयर्स हो गया। लेयर्स के बाद में तुम्हें बता रहा था, देखो अभी हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, अभी तो जस्ट हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, अब डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। फोर ब्रेन, तो बेटा अगर तुम फोर ब्रेन देखोगे तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट बताए थे मैंने तुम्हें। सबसे पहला सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इसे हम कहते हैं डाइंसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डाइंसेफेलॉन। लेकिन तुम लोग अभी जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, इसे कहते हैं डाइंसेफेलॉन। और थर्ड पार्ट क्या है तुम्हारा? डीप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डीप स्ट्रक्चर्स में तुम्हारे दो आते हैं, एक आता है अमाइगडाला, ठीक है, और दूसरा आता है हिप्पोकैम्पस। पहला आता है अमाइगडाला और दूसरा आता है क्या? हिप्पोकैम्पस। ठीक है जी। अब ये जो ऊपर वाला है तुम्हारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे लियो नीचे। तो बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन कौन से लोब में डिवाइडेड है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लिखना, सजना, सवरना, जितनी भी मोटर एक्टिविटी है, जल गया एकदम से, जलने के बाद हाथ को हटाना, ठंड लग रही है, एसी को बंद करना, ये मोटर सेंसेस हैं। क्या है? मोटर सेंसेशन। ठीक है, तो जितनी भी मोटर सेंसेशन होती है, मोटर सेंसेशन, हाथ को उठाना, हाथ को नीचे करना, लिखना, स्लो फास्ट राइटिंग, ये सब की सब किससे कंट्रोल होती है? फ्रंटल। ठीक है, तो इट इज अ मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। इट इज द मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। बेटा मेरी बात सुन ले, आज मेरी ज्यादा सुन, अपनी कम बोल। मैं वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, मैं सारी चीजें नहीं बता सकता यार एक क्लास में। ये कम से कम 10 चैप्टर की क्लासेस हैं। अब मैं उसे एक क्लास में बता रहा हूँ, तो बेटा सारी तो नहीं बता सकता ना, समझ रहे? एक क्रैश कोर्स और 1 ईयर कोर्स में डिफरेंस समझता है? तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना बताने दे, वरना मेरी एनर्जी आधा तुझे बताने में खत्म हो जाएगी। समझ रहे? प्लीज मेरी सुन लो, आज क्रॉस क्वेश्चन मत करो, अपना मत बोलो कि इसमें ये भी है, इसमें वो भी है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन लो भी। तो मोटर एरिया, मोटर चीज क्या होती है और सेंसरी चीज क्या होती है? देखो सेंसेशन क्या होती है? जो तुम फील करते हो, ये फीलिंग तुम्हारी ब्रेन के पास जाती है, और इसके बदले में एक्शन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मोटर रिफ्लेक्स। तो पहले सेंसरी सेंसेशंस जाती हैं, सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं, वो मोटर में कन्वर्ट होके वापस आते हैं। मुझे यहाँ पर गर्म लगा एकदम से छूकर, ये सेंसरी सिग्नल मेरे ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने इसे कन्वर्ट करा किसमें? मोटर सिग्नल में, कि भैया यहाँ से हाथ हटा ले। तो ये हो गया तुम्हारा मोटर सिग्नल। तो मोटर सिग्नल क्या होते हैं? हमारे ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं, और सेंसरी सिग्नल क्या होते हैं? बॉडी से ब्रेन की तरफ आते हैं। नहीं आया समझ में? सेंसरी सिग्नल क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। सेंसरी सिग्नल क्या है? जो
बॉडी से ब्रेन की तरफ जाए, ठीक है। और मोटर सिग्नल कौन से हैं, जो ब्रेन से कहां पर जाए, बॉडी की तरफ जाए। इतना समझ में आया। इसी के बेसिस पे हमारे दो तरीके के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी सिग्नल लेके जाए उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, जो मोटर सिग्नल लेके आए उन्हें हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और तीसरी कैटेगरी है मिक्स टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जो सेंसरी सिग्नल भी ले जाते हैं और मोटर सिग्नल भी ले जाते हैं, ठीक है। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, सारी की सारी क्या होती है, मिक्स टाइप। क्या होती हैं, मिक्स। ये स्पेसिफिक नहीं होती, ये सेंसरी भी लेके आती हैं और मोटर लेके भी जाती हैं। समझ में आ गया। तो ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स। लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी होती है और मिक्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक नर्व, तुम देख रहे हो किसी चीज को, उसे सेंस कर रहे हो, सेंसरी ऑर्गन है ना। ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ये सारी नर्व कैसी हैं, सेंसरी हैं। क्या है बेटा, टोटली सेंसरी है। और समझ रहे हो मेरी बात यार, मैं क्या कह रहा हूँ। ऑप्टिक नर्व सेंसरी हो गई, ऑडिटरी नर्व सेंसरी हो गई, ये क्या कर रही है, सेंस कर रही है चीजों को। समझ में आ गया। चलिए, तो फ्रंटल लोब क्या है, ये मोटर एरिया है ब्रेन का। क्या है, मोटर एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्पोरल छोड़ दो, पैराइटल बताता हूँ पहले। पैराइटल इज द सोमैटोसेंसरी एरिया। क्या, सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैटोसेंसरी एरिया यानी जितने भी हमारे सोमैटिक ऑर्गन्स हैं, इनसे जितने भी सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं वो सारे के सारे किसके पास जाते हैं, बोलो पैराइटल लोब के पास। फॉर एग्जांपल किसी को छू के ठंडा लगा, क्या है ये, सेंसरी सिग्नल है, तुमने सेंस करा, ये किसके पास जाएगा, पैराइटल लोब के पास, ठीक है। तुम्हें गर्म लगा, किसके पास जाएगा, पैराइटल लोब के पास। मैंने तेज की थप्पड़ मारा, दर्द हुआ, किसके पास गया, पैराइटल लोब के पास। तो जितने भी सेंसरी सिग्नल है, जो भी चीज तुम सेंस करते हो, वो सारी की सारी कहाँ डिसीजन जाते हैं उसके, बोलो डिसीजन मेकिंग कहाँ पर होती है उनकी, पैराइटल लोब पे। अगर पैराइटल लोब खराब होगा तो दर्द होगा, सही से दर्द हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सही से दर्द नहीं होगा, क्योंकि पैराइटल लोब ही खराब है, ठीक है। स्मेल क्या है, ये एक सेंसरी सिग्नल है, तो स्मेल लेने का भी काम किसका होता है, पैराइटल लोब का होता है, ठीक है जी। चलो, अब उसके बाद आ जाओ बेटा किस पे, टेम्पोरल। क्या है, टेम्पोरल बेटा, इट इज सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया। अब सेंसरी स्पीच और मोटर स्पीच का क्या मतलब होता है। अच्छा, मोटर स्पीच एरिया क्या कहां पर होगा, मोटर स्पीच फ्रंटल। मैंने बोला जितनी भी मोटर एक्टिविटी कहां पर, फ्रंटल, फ्रंटल पे। तो मोटर स्पीच एरिया कौन सा हुआ, फ्रंटल। अरे यार नहीं समझ में आया, पक्का। सेंसरी स्पीच एरिया कहां पर होता है, टेम्पोरल रीजन पे। सेंसरी स्पीच एरिया कहां पर होता है बेटा, टेम्पोरल रीजन पे। यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ सेंसरी स्पीच एरिया। अब देखो, मोटर और सेंसरी स्पीच एरिया का डिफरेंस बताता हूँ मैं। अभी तुम्हें अपने आप से पढ़ा रहा हूँ, बिना किसी बुक को देखे। ये मेरे दिमाग में स्टोर है, ठीक है। मैं डायरेक्टली तुम्हें क्या दे रहा हूँ, मोटर थ्रू स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है। यानी जो मुझे याद है वो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या होगी, मोटर स्पीच हो गई, ठीक है। मुझे कोई कमांड, कोई सेंसेशन नहीं आ रही ना बोलने की, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, मोटर स्पीच, ठीक है। अब सेंसरी स्पीच क्या होती है, इसने मुझसे, मोहित ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, उस स्पीच को मैंने सेंस करा, और सेंस करने के बाद दोबारा से मैंने मोहित को रिप्लाई करा, दिस इज दी सेंसरी स्पीच। क्या है, सेंसरी स्पीच। उसकी बात को सेंस करा, सेंस करने के बाद सोचा, सोचने के बाद दोबारा उसे रिप्लाई दिया। समझ में आ गया। मोटर स्पीच एरिया को हम क्या बोलते हैं, पहली बात कहां पर होता है मोटर स्पीच एरिया, फ्रंटल लोब, ठीक है। दो स्पीच एरिया होते हैं हमारे पास, ब्रोकाज स्पीच एरिया और वर्निकीज स्पीच एरिया। जो मोटर स्पीच एरिया उसे हम ब्रोकाज स्पीच एरिया कहते हैं, और जो सेंसरी स्पीच एरिया उसे हम वर्निकीज स्पीच एरिया बोलते हैं। तो इतना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि सेंसरी स्पीच एरिया इज टेम्पोरल रीजन। अब आ जाओ ऑसिपिटल। ऑसिपिटल को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, ऑप्टिक लोब। क्या बोल देते हैं, ऑप्टिक लोब। दिखने का जितना भी काम होता है वो कहां से होता है, ऑप्टिक लोब, यानी पीछे से। तो किसी के रॉड मारोगे एकदम से तो उसकी आंखों के आगे काला अंधेरा आ जाएगा पीछे, ठीक है। और पीछे अगर चोट लगे तो सबसे ज्यादा डैमेज के चांसेस होते हैं। पेशेंट अपना कोऑर्डिनेशन खो देता है, चल नहीं पाता। क्यों, क्योंकि वहां पर सेरिबेलम होता है। ऑप्टिक नर्व जारी होती है ना बस वहां तक,
ऑप्टिक नर्व निकलती है, निकल के ऑप्टिक नर्व। अब देखो जो बोलने वाला एरिया है वहां से क्या निकलेगी, ऑडिटरी नर्व निकलेगी, ठीक है। और जो तुम्हारा क्या है दिखने वाला एरिया, वहां से ऑप्टिक नर्व निकलेगी। तो ऑप्टिक नर्व कहां से निकलेगी, ऑप्टिक लोब से। ये क्या करेगी, आंखों तक जाएगी। देखो ये ब्रेन का क्या है, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, अच्छे से समझाता हूँ। ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ऑसिपिटल। क्या है, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल का काम क्या है, देखना। क्या काम है, देखना। ये हमारी आईज है, ये हमारी क्या है, आईज। आईज से एक नर्व जाएगी कहां तक, ऑप्टिक लोब तक, ठीक है। तुम कुछ भी देखोगे वो सिग्नल इस नर्व के थ्रू पहुंच जाएंगे किस पे, ऑप्टिक लोब पर, यानी ऑसिपिटल एरिया में। ऑसिपिटल एरिया में जजमेंट होगी कि इस चीज को मैंने पहले देखा है या नहीं देखा। फॉर एग्जांपल लक्षित को मैंने देख रखा है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही लक्षित को देखा 10 साल बाद मैं इसे पहचान गया, मैंने कहा ये तो लक्षित है। कैसे हुआ ये, यहाँ से सेंस हुआ, सेंसरी सिग्नल गए कहां पर, ऑप्टिक लोब में। और ऑप्टिक लोब में जाकर मैंने पहचाना कि ये इमेज मैं पुराने टाइम में कभी देख चुका हूं, क्योंकि उसका मेमोरी कार्ड यहाँ पर स्टोर था। हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी स्टोर हो जाती हैं कहां पर, ऑप्टिक लोब में। और प्रीवियस मेमोरी के बेसिस पे हम चीजों को पहचानते हैं। समझ में आ गया, बोलो यस और नो। तो ये तो हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब उसके बाद बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या क्या सेंटर होता है, फेजिक सेंटर, यानी तुम्हें भूख लग रही है, ये किसकी वजह से पता लग रहा है, हाइपोथैलेमस की वजह से पता लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, फेजिक सेंटर। यहाँ पर क्या होते हैं, थ्रस्ट सेंटर। क्या होते हैं, थ्रस्ट सेंटर, यानी प्यास के सेंटर। फेजिक सेंटर यानी भूख के सेंटर। तो हाइपोथैलेमस में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बोलो। थ्रस्ट सेंटर प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, फेजिक सेंटर प्रेजेंट होता है। थ्रस्ट सेंटर एंड फेजिक सेंटर, ओके। क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा हाइपोथैलेमस में, थ्रस्ट सेंटर एंड फेजिक सेंटर। फिर से बोलो क्या क्या, थ्रस्ट सेंटर एंड फेजिक सेंटर। फिर से बोलो, थ्रस्ट सेंटर एंड फेजिक सेंटर। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये, हाइपोथैलेमस में। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, बोलो। एंगर, अर्ज, सेक्स की डिजायर, ठीक है, ये सारा कहां पर प्रेजेंट होता है, बोलो, हाइपोथैलेमस में। तो डिजायर ऑफ सेक्स, डिजायर ऑफ सेक्स यानी अर्ज ऑफ सेक्स, ठीक है। एंगर, इमोशंस, ये सारे सेंटर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बोलो, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस। अब आ जाओ डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या बोला था मैंने, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। क्या बोला था बेटा, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। एक चीज पूछनी थी, बोलो यार। जितनी भी मतलब अर्जेस होती है सब कोई केमिकल मैसेंजर की वजह से होती है ना, जो भाई हर चीज पहले ब्रेन डिसाइड करता है, फिर उसके बाद केमिकल मैसेंजर जाते हैं। ब्रेन और केमिकल मैसेंजर के बिना काम हो ही नहीं सकता। केमिकल मैसेंजर नहीं है, ब्रेन है तो काम नहीं हो सकता। ब्रेन है लेकिन केमिकल मैसेंजर नहीं है तो काम नहीं हो सकता। समझ में आया, क्या पढ़ रहे थे, हाइपोथैलेमस का हाँ, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। बेटा हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। यानी आज जो तुमने पढ़ा, आज जो तुमने देखा, आज जो तुमने जाना, उस सारी चीज को, उन शॉर्ट मेमोरीज को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, हिप्पोकैम्पस। किसका है, हिप्पोकैम्पस। इट इज अ सबकॉन्शियस ब्रेन। कई चीजें होती हैं जिन्हें हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं होता, ठीक है। कई चीज तुमने देखी और हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, फटाफट उसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब तुम कभी भी उस चीज को दोबारा देखोगे, उस चीज को फील करोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पहले हो चुका है मेरे साथ, और तुम्हें पता नहीं होगा कि ये हो चुका है। लेकिन हिप्पोकैम्पस में वो चीज क्या होती है, स्टोर होती है। तो इट इज अ सबकॉन्शियस ब्रेन एक तरीके का, ठीक है। तुम चीजों को मेमोराइज कर पाते हो। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, चीजों को मेमोराइज करने में हेल्प करता है। अदरवाइज तुम गजनी बन जाओ। हिप्पोकैम्पस अगर तुम्हारा टूट जाए, ठीक है, हिप्पोकैम्पस अगर तुम्हारा टूट जाए, तो मैं ऐसे पूछूंगा, बेटा नाम क्या है, गोविंद, ठीक है। हिप्पोकैम्पस टूटा हुआ है, 15-20 मिनट बाद फिर से मैं यूं घूम घाम के आऊंगा, नाम क्या है, गोविंद।
ठीक है, फिर घूम के आऊंगा, फिर क्या है नाम, गोविंद, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, बार बार शॉर्ट मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी देर के लिए रहती है, जैसे ही मैं इससे दूर होऊंगा वो शॉर्ट मेमोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं पाई, तो शॉर्ट मेमोरी में रह जाएगी और फिर से मैं इसे भूल जाऊंगा। ऐसा होता है ना, बूढ़ों के साथ होता है, बेचारों के साथ। तो वो बचने में यही दिखा उसमें हिप्पोकैम्पस था और हाँ, वो बेसिकली यही होता है, रॉड लगती है और यही सब चीजें उसकी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी शॉर्ट मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ठीक है, वो बार बार चीजों को भूलता है, इसी वजह से वो फोटो वगैरह खींच के रखता है, चीजों को लिख के रखता है कि मुझे कैसे न कैसे याद आ जाए। हाँ, हमें जैसे मान लो कोई नोट्स रिवाइज कर रहे हो और उसको लॉन्ग टर्म में करना है, तो बारी बारी हमें वो चीज देखनी पड़ेगी। जितनी बार देखेगा उतनी बार हिप्पोकैम्पस में वो चीज रिवाइज होगी, अच्छे से स्टोर हो जाएगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी तेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। अमाइगडाला, देखो अर्ज ऑफ सेक्स जो होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ चीजों को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन उन इमोशंस पे एक्शन लेना किसका काम होता है, अमाइगडाला। नहीं समझ में आया, गुस्सा आ रहा है, गुस्से के बाद मारना, किसी को पीटना, गुस्से पर एक्शन लेना, लात मार देना कहीं पर, ये सारा किसका काम होता है, अमाइगडाला। तो क्या लिखोगे, एंगर कंट्रोल, एंगर कंट्रोल, ये किसका काम है, बोलो। ठीक है, इसी तरीके से अर्ज ऑफ सेक्स को कंट्रोल करना, अर्ज ऑफ सेक्स हो रही है, ठीक है, लेकिन उसे कंट्रोल करना पड़ेगा ना भैया, तो कंट्रोल करना, उसे कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीजें किसके हाथ में है, अमाइगडाला के हाथ में, ये कंट्रोल है बेसिकली हमारा। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस के फंक्शन को कंट्रोल, हाँ बेसिकली एक तरीके से मान सकते हैं, जो यहाँ पर फीलिंग्स आती हैं उनके एक्शंस लेना, उनके बेसिस पे उन डिजायर्स को एक्शन में कन्वर्ट करना है, अमाइगडाला का काम होता है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों के सेम ही काम है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दोनों को लगेगा सेम काम है। तो देखो क्या बोलता है ये, कहता है इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द, उसके बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे, अमाइगडाला के बारे में बोल रहा है। Along the hypothalamus, it is involved in the regulation of the sexual behavior, expression of the emotional reactions, excitement, pleasure, rage and fear. ठीक है, किसी भी तरीके का, मैंने बोला ना एक्शन लेना, एक्शन लेना। ठीक है, एंगर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन उस एंगर का जो एक्शन है, ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे चेहरे पर जाहिर हो रहा है, वो किसका काम है, अमाइगडाला। ठीक है, तुम्हें फियर है, डर लग रहा है किसी चीज से, वो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ जाएगा। पेपर है कल और तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पर वो डर नजर आएगा। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा खुश हो, स्माइलिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। यस और नो, बोलो यार। चलिए, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट, फोर ब्रेन। अब आ जाओ तुम किस पे, हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन में ज्यादा नहीं पढ़ना, सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पॉन्स, मेड्यूला। सबसे पहले मेड्यूला पे आ जाओ। मेड्यूला इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी हमारे रेस्पिरेटरी रेट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो नॉर्मल सांस लेते हो तुम, वो किसकी मदद से लेते हो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की मदद से लेते हो। ठीक है, तो मेड्यूला क्या करता है, इट इज अ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या है ये, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इट कंट्रोल्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा हार्ट होता है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसके थ्रू, बेटा फटाफट बता दो, ये तो बहुत इजी है, किसके थ्रू कंट्रोल करेगा यार, बोला था हार्ट बीट बढ़ेगी और घटेगी, किसकी मदद से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, इसके अंदर से नर्व निकलती हैं, है ना, एक पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है और एक क्या होती है, सिंपैथेटिक ब्रांच होती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी, हार्ट बीट को कम करेगी, सिंपैथेटिक क्या करेगी, हार्ट बीट को बढ़ा देगी। नहीं आया समझ में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल और दिल से जुड़ी हुई सारी की सारी आर्टरीज और वेन्स, इसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है जी, हाँ, और क्या रहेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये भी कौन कंट्रोल करेगा, मेड्यूला, विद द हेल्प ऑफ पैरा एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरा अब उल्टा होगा,
पहले क्या हो रहा था, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को मतलब कम कर रहा था, सिंपैथेटिक क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब उल्टा हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और सिंपैथेटिक क्या करेगा, डिक्रीज। सलाइवेशन ज्यादा हो रही है, सलाइवेशन ज्यादा हो रही है, यानी थूक बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, थूक कम निकल रहा है बहुत, जीरो स्टोमिया हो रहा है, यानी माउथ सूख रहा है बार बार, यानी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है अभी, क्योंकि सिंपैथेटिक क्या करता है, सलाइवेशन को कम करेगा। सो रहा है तू? बताइए क्या पढ़ा है मैंने, सर अभी आपने क्या पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसमें? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा या घटाएगा, मेरी तरफ देख के बता। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगा। ठीक है, उल्टा है, हार्ट से उल्टा है। ठीक है, हार्ट में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, हार्ट के सिस्टम को डिक्रीज कर रहा है, यानी हार्ट बीट को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सलाइवेशन को यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये हो गया मेडुला का काम। अब पॉन्स क्या होता है, पॉन्स इज अ ब्रिज। पॉन्स एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जो कि किससे डराइव हुआ है, ब्रिज से। ठीक है, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इट इज अ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, क्या है ये, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है तुम एक कमरे में बंद हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस वक्त पॉन्स काम करता है, वरना मेडुला तो क्या करेगा, नॉर्मल सांस लेगा, नॉर्मल सांस छोड़ेगा। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें नॉर्मल से या तो ज्यादा काम करना होता है, नॉर्मल से कम काम करना होता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट करना, भाग के आए एकदम से रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करना, ये किसका काम होता है, पॉन्स का। ठीक है, ये मेडुला को बताता है कि भाई अब थोड़ा तेज हो जा, अब थोड़ा स्लो हो जा, अब इंस्पिरेशन कम कर, एक्सपायरेशन ज्यादा कर। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कमरे में, तो मैंने तुम्हें बताया था रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। बताया था नहीं बताया था? कम ऑक्सीजन में जी पाएंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इकट्ठा हो गई तो जी नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? मास की वजह से ब्रेन डैमेज हो रहा है, रियलिटी में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सही से एक्सपायर नहीं कर पाते और ऑक्सीजन सही से ले नहीं पाते। ठीक है, ऐसा होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मास्क लगा हुआ है, अब मास्क से क्या हो रहा है, तुमने गंदी एयर बाहर निकाली जिसमें CO2 ज्यादा था, उसी एयर को तुमने वापस ले लिया। यही होता है ना मास्क में, उसी एयर को वापस ले लिया। तो इसलिए N95 वगैरह लगाते हैं। N95 में क्या होता है, एयर फिल्टर प्रेजेंट होता है, वो एयर फिल्टर क्या करता है, उस एयर को बाहर निकाल देता है और फिर नई एयर आती है। लेकिन इस वाले में क्या है, जिनमें छेद नहीं होते मास्क में, उसमें क्या है, तुमने बंद करा ऐसे, और बंद करने के बाद वो एयर तुम्हारे अंदर ही रहेगी, मोस्ट ऑफ द एयर वापस चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हैबिट है, बट स्टिल नींद आती है ना, बहुत सारी चीजें होंगी, सिर्फ नींद ही नहीं। ठीक है जी, तो ये समझ में आया यहाँ तक? बोलो। अब इसमें लास्ट रह गया सेरिबेलम, फिर हमारा ब्रेन कंप्लीट। क्या रह गया, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है बेटा, सेरिबेलम क्या होता है, छोटा ब्रेन, ऐसे नहीं लिखेगा छोटा ब्रेन, ठीक है, स्मॉल ब्रेन। सेरिबेलम इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, हिंड ब्रेन। इट कंट्रोल्स और कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट। जो मूवमेंट होते हैं ना तुम्हारे, चलना, ठीक है, हाथ, बैलेंसिंग, ये सब किसका, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंट्रोल ऑफ दी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, तेज भागना, साइकिल की पेडलिंग करना, ये सारा किसका काम है, बोलो, मैप पहचानना, ये सारा किसका काम है, सेरिबेलम का काम है। ठीक है, सेरिबेलम का। पजल और ये सब भी सेरिबेलम का नहीं, पहले सिर्फ प्रिसाइज वर्क करते ना सेरिबेलम से, प्रिसाइज इन द सेंस मतलब कैसे वर्क, राइटिंग, हाँ, राइटिंग वगैरह। इनिशियली जो राइटिंग होती है वो किससे कंट्रोल होती है, सेरिबेलम, जब हम सीख रहे होते हैं। उसके बाद वो एक सेंसरी चीज बन जाती है, फिर लिखना एक सेंसरी होता है, तो उसके बाद वो कंट्रोल में लग जाती है, कहाँ से, पैराइटल से। स्लो फास्ट राइटिंग, ये सारा किसका है, पैराइटल का। इतना डीप में मत जाओ यार, जो ऊपर ऊपर से पढ़ो बस। सर वॉमिटिंग और ये सब, हाँ, वॉमिट सेंटर भी वहीं पर है। ठीक है, वॉमिट सेंटर भी कहाँ पर है तुम्हारा, बोलो, मेडुला।
मेड्यूला। मेड्यूला में कार्डियक सेंटर है, मेड्यूला में गैस्ट्रिक सेंटर है, मेड्यूला में रेस्पिरेटरी सेंटर है, मेड्यूला में वॉमिट सेंटर है। सारे सेंटर का नाम आ जाए ना तो सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है? मेड्यूला। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ही तुम्हारा मेड्यूला है पूरे उसमें। ठीक है जी। कहाँ तक पहुंचे? नहीं अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, अब ब्रेन खत्म हो गया। ब्रेन के बाद मैंने तुम्हें बताया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये पूरा बता दिया है मैंने तुम्हें, ठीक है। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है? अगर मैं हार्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, सिंपैथेटिक इंक्रीज कर देगा। अगर मैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की बात करता हूं, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज कर देगा, सिंपैथेटिक डिक्रीज कर देगा। ओवरऑल अब कुछ और भी पूछ लेता है, मान लो जो मैंने नहीं पढ़ा है किसी ऑर्गन के बारे में और एकदम से पूछता है पैरासिम्पैथेटिक इसके साथ क्या करता है, तो बेटा ध्यान रखना, हार्ट को छोड़कर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, सिर्फ हार्ट को छोड़कर। हार्ट इज द एक्सेप्शन। हार्ट में उल्टा होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है और सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है। नहीं है समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखिए रिफ्लेक्स सेक्शन। सर नहीं है वो रिफ्लेक्स सेक्शन कट गया। हाँ, रिफ्लेक्स सेक्शन, ईयर, आई सब कट गया। चलो फिर आगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ट्रांसमिशन ऑफ, हार्ट को छोड़कर दुनिया का कोई भी ऑर्गन है उसके फंक्शंस को इंक्रीज करना पैरासिम्पैथेटिक का काम है। सिंपैथेटिक क्या करेगा? हमेशा डिक्रीज करेगा हार्ट को छोड़कर। ठीक है जी बत्रा जी? ठीक है निधि जी? ठीक है पक्का? आपको ही पता होगा। मुर्गा बनना, ऑस्ट्रिच बनेगी तो मुर्गा बन भी नहीं सकती, इतनी बड़ी है। ऑस्ट्रिच बन तो फटाफट। आप बन जाओ ऑस्ट्रिच कैसे बन सकता हूँ मैं? सर मुंह का हिस्सा पीछे का ऐसे आधा आधा कह रहे हैं सर हम कपड़े में तुझे बालू बनाऊंगा मैं तो टेंशन। हाँ जी। तो बेटा देखो, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, देखो क्या होता है, हमारी एक नर्व है। अब सिग्नल्स तुमने ये तो सुन लिया कि भैया क्या होगा, सिग्नल्स यहां से जाएंगे ब्रेन के पास। एक ही न्यूरॉन थोड़ी ना है, कई सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है। अब उनसे सिग्नल पास ऑन होते हुए जा रहे हैं कहां तक? ब्रेन तक। ये सिग्नल कैसे पास ऑन होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। हमें दो तरीके से सिग्नल की ट्रांसमिशन पढ़नी है कि न्यूरॉन में कैसे हुआ और फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे हुआ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये एक न्यूरॉन है तुम्हारा, ठीक है, फिर इससे कनेक्टेड क्या है? दूसरा न्यूरॉन है। दो चीजें पढ़नी है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस में, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे गया, ठीक है, और दूसरा कि एक न्यूरॉन में ही कैसे पास ऑन कर गया, यानी इस न्यूरॉन में जो सिग्नल पास कर रहा है करंट की तरीके से वो कैसे कर रहा है। तो इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। तो बेटा जब एक इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाती है तो एक दो चीजों की वजह से होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। तो मैं इसका एक बड़ा सा व्यू ले लेता हूँ एक साइनैप्स का। ये पहले वाला न्यूरॉन है, इसे हम कहते हैं प्री, ये क्या है? साइनैप्स है। इन दोनों के बीच का क्या है? जंक्शन। इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ये मेरा एक न्यूरॉन, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच का जंक्शन साइनैप्स। ये साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन है तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये साइनैप्स से बाद वाला न्यूरॉन है तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इसे मैं बोलूंगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये क्या हो गया मेरा? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है जी, तो ये क्या है तुम्हारा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और नीचे वाला क्या है तुम्हारा? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यस और नो? बोलो। तो ऊपर वाला प्री साइनेप्टिक हो गया, नीचे वाला पोस्ट साइनेप्टिक हो गया।
है ना। अब ये जो साइनैप्स होते हैं, ये जो साइनैप्स है, ये जो बीच में स्पेस है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। साइनैप्स का मतलब होता है जंक्शन, साइनैप्स का मतलब क्या होता है, जंक्शन। ठीक है, अब इस जंक्शन में जो स्पेस है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बेटा फिर से सुनो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जंक्शन बना रहा है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनैप्स। इस जंक्शन में जो बीच में डिफरेंस है उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस जंक्शन से जो पहले वाला न्यूरॉन है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो बाद वाला है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। नहीं आया? आ गया। आ गया। अब ये जो साइनैप्स होते हैं ना, ये जो पूरे साइनैप्स होते हैं, इस तरीके के जो जंक्शंस होते हैं, ये साइनैप्स दो तरीके के होते हैं। मैंने तुम्हें परसों भी बताया था इन लड़कों को। कौन कौन से होते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल, शाबाश। एक इलेक्ट्रिकल साइनैप होता है और एक केमिकल साइनैप होता है। ठीक है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सिग्नल जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप, और जब वो केमिकल्स के थ्रू जाए तब हम उसे बोलते हैं केमिकल साइनैप। समझ में आ गया बेटा? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर अगर क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनैप है तो सिग्नल बहुत तेजी से जाएगा। ठीक है, केमिकल साइनैप्स क्या होते हैं बेटा, स्लो होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में, अरे इधर देखो, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में ये वाला डिफरेंस होता है ना, ये बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिफरेंस होता है ये क्या होता है, कम होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, चिपका हुआ होता है। मुझे इस ट्यूबलाइट से उस ट्यूबलाइट में करंट पहुंचाना है, तो मैंने क्या करा, दोनों को तार से जोड़ दिया, कोई स्पेसिंग तो नहीं दी ना दोनों के बीच में, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब मुझे केमिकल कंडक्शन करवानी होती तो क्या करना पड़ता, मुझे पूरे कमरे में सलाइन भरना पड़ता। सलाइन में क्या होता है, सलाइन यानी देखो, मान लो मुझे अपनी बॉडी में करंट पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाऊंगा, गीले पानी को छू लो, मतलब जिसमें करंट डाल रखा हो उसे छू लो। तुमने पढ़ा नहीं यार? अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पर एक प्लेट कैथोड, यहाँ पर एक प्लेट एनोड, यहाँ से यहाँ करंट पहुंचाना है तो इसके बीच में क्या भर देते हैं, बोलो, इलेक्ट्रोलाइट, सलाइन भर देते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भर देते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर लेके जाते हैं। लेकिन ये जो कंडक्शन होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो केमिकल साइनैप्स स्लो होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स फास्ट होते हैं। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन है, हमारी बॉडी में केमिकल साइनैप्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कम होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कम होते हैं, नंबर ऑफ केमिकल साइनैप्स ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया क्या, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, तो हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। बेटा समझ में आया? ऐसा तो नहीं लगा मैंने भगा दिया पूरा? नहीं सर, मेरा आ गया। अब एक क्लास में देखो पूरा चैप्टर करवाना है तो थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा। यार देखो, हमारा न्यूरॉन जो होता है वो 3 स्टेजेस में रहता है। हमारा न्यूरॉन 3 स्टेजेस में रहता है। नॉन एक्साइटेड यानी नर्व इंपल्स को भी कंडक्ट नहीं कर रहा, इससे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं पोलराइज स्टेट। क्या बोलते हैं, मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं नॉन एक्साइटेड या फिर पोलराइज। एक्साइटेड यानी अब ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया है, अब इसमें से नर्व इंपल्स पास करना शुरू हो गई है, एक्साइटेड स्टेट पे आ गया है। इसे हम बोलते हैं क्या, डीपोलराइज स्टेट। क्या बोलते हैं, डीपोलराइज स्टेट। क्या बोलते हैं, डीपोलराइज स्टेट। और तीसरी आती है रीपोलराइजेशन। क्या आती है, रीपोलराइजेशन, यानी पहले न्यूरॉन क्या था, पोलराइज था यानी रेस्टिंग पे था, अब क्या हुआ, एक्साइट हो गया, अब वापस से क्या जा रहा है, रेस्टिंग पे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, रीपोलराइज स्टेट। समझ में आ गया? तो तीनों लिख लेते हैं, तीनों स्टेजेस। सबसे पहले क्या है, पोलराइज, फिर क्या है, डीपोलराइज, और फिर क्या है, रीपोलराइज। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर बाहर की तरफ, यानी ये जो एक्सोन है, एक्सोन देखो बेटा, इस एक्सोन, ये एक्सोन पढ़ रहे हैं हम, ये जो एक्सोन है ना, इसमें बाहर की तरफ क्या होता है,
बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बाहर बाहर क्या होगा सारा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो बाहर की तरफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। इसे कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। अब आते हैं डीपोलराइजेशन की तरफ। डीपोलराइजेशन में क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाता है। जहां भी एक्साइटमेंट आती है न्यूरॉन के अंदर, वहां पर उल्टा हो जाता है। मान लो सिग्नल यहां तक पहुंचा, ये तुम्हारा एक न्यूरॉन था, यहां पे बनाता हूं मैं, सिग्नल यहां तक पहुंचा, यहां से अभी यहां तक पहुंचा है, तो ये वाला स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट पे है। तो इसमें क्या होगा बेटा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जो चार्ज होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला जहां पर उल्टा हो गया, ये क्या है, डीपोलराइजेशन। क्या है, डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में क्या होगा, वापस से जो चार्ज थे वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखो ये होता कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसके बीच, मतलब उसका, जब तक हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर रहता है उस वक्त क्या होता है, 2 सोडियम बाहर जाते हैं और 3 पोटेशियम अंदर आते हैं। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्या रहती है, पॉजिटिव होना चाहिए फिर। ना दिमाग मत लगा बालिका, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अब जैसी डीपोलराइजेशन होती है क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और धड़ाधड़ एंट्री होने लग जाती है किसकी, सोडियम आयंस की। ठीक है। अब सारा सोडियम अंदर आ जाता है, अंदर आके पूरा का पूरा अंदर सोडियम 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 भर जाता है, सोडियम बिल्कुल। ठीक है जी, भर गया तो अंदर पॉजिटिव हो गया और अंदर नेगेटिव हो गया। इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो तुमसे पूछेगा डीपोलराइजेशन के वक्त क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन सोडियम गेटेड चैनल्स आर ओपन। सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, सिग्नल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आता है रिपोलराइज स्टेट। क्या आता है बेटा, एक मिनट, रिपोलराइज स्टेट। इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम गेटेड चैनल होते हैं, कौन से, पोटेशियम गेटेड चैनल, वो ओपन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, धड़ल्ले से पोटेशियम बाहर निकलने लग जाता है, धड़ल्ले से पोटेशियम बाहर निकलने लग जाता है। तो अंदर जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी वो वापस से